नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहे। आइए पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कंफर्म हो गया, मकर संक्रांति से पहले आएगी 13वीं किस्त। केंद्र सरकार की चल रही बड़ी तैयारी। आपको मिलेट्स का बादशाह बना देगा ये बिजनेस आइडिया। शुरुआती फंडिंग के लिए सरकार से मिलेगा भरपूर पैसा। किसानों को सब्सिडी पर मिल रही है सिंचाई की पाइपलाइन। अब बिना बर्बाद किए फसलों तक पहुंचेगा पानी। किसानों ने की मोटे अनाज की नई किस्मों की बुवाई, कर रहे बम्पर कमाई। यूपी में बिजली पर सब्सिडी देने की तैयारी, सरकार ने उठाए कई बड़े कदम। तंबाकू को भी मिलेगा कृषि उत्पाद का दर्जा, किसानों को होगा बड़ा फायदा। दूध के कारोबार के लिए यूपी ने चुने 190 आदर्श गांव, किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए बनाया गया नया प्लान। खुशखबरी, कृषि और प्रोसेस्ड फूड के निर्यात में बम्पर उछाल, $1 बिलियन का हुआ कारोबार। 5 डिग्री के टॉर्चर में जानवरों से फसल बचाने को मजबूर किसान, रात भर खेतों की कर रहे रखवाली। खुशखबरी, चीन के उत्पादन में बम्पर इजाफा, 120 लाख टन के पार पहुंचा प्रोडक्शन। आवारा पशुओं की समस्या के लिए योगी सरकार ला रही पीपीपी प्लान, मजबूत होगी अर्थव्यवस्था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। हरियाणा में फिर हुई भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री। राहुल गांधी ने 6 जनवरी को पानीपत में किया जनसभा को संबोधित। दिल्ली में सर्दी की मार, लोग बेहाल, तापमान लुढ़का 2 डिग्री से नीचे। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। अब किसान 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। किसान बैंक, ऑनलाइन केंद्र और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाकर जानकारियां जुटा रहे हैं। वहीं हर पल की उन खबरों पर भी नजर रख रहे हैं जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त संबंधी जानकारियां सामने आ रही हैं। अब केंद्र सरकार के स्तर से भी किस्त को जारी करने की कवायद चल रही है। केंद्र सरकार की कोशिश रहती है कि किसानों के खाते में समय से किस्त पहुंच जाए और इसको लेकर शीर्ष स्तर पर कागजी कवायदा भी चलती रहती है। अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार लोहड़ी या फिर मकर संक्रांति से पहले 13वीं किस्त जारी कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो किसानों को अगले सप्ताह में ही 13वीं किस्त मिलने की उम्मीद है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इसकी अभी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। साल 2023 इंडिया के लिए बहुत ही खास होने वाला है। भारत न कि सिर्फ G20 की अध्यक्षता कर रहा है, बल्कि भारत के ही प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है और भारत खुद मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में मिलेट की खपत भी काफी ज्यादा है। वैसे तो मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, रागी, कटकी, कोदो, कंगनी, चेना, गोदरा, ब्रूम, कॉर्न, सावा, हरी कंगनी, कट्टू, राजगिरा शामिल है। लेकिन इन सब में बाजरा एक सबसे प्रमुख मोटा अनाज है। इस साल बाकी मोटे अनाजों के साथ साथ बाजरे का उत्पादन बढ़ाने और आम जनता की थाली में ये मोटा अनाज पहुंचाने पर फोकस किया जा रहा है। किसान चाहे तो इसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह से भी ले सकते हैं। इस साल बाजरा समेत बाकी मोटे अनाजों की खपत डबल होने का भी अनुमान है। अब ऐसे में बाजरा और बाकी मिलेट्स का फूड प्रोसेसिंग बिजनेस डाल सकते हैं, जहां बाजरा के शुद्ध आटे से लेकर तमाम बेकरी उत्पाद और स्नैक्स बनाए जा सकते हैं। बाजरा के खाद्य उत्पादों को आम जनता की डाइट में भी आसानी से जोड़ा जा सकता है। देश के कई इलाकों में पानी का स्तर कम होता जा रहा है। कई खेतीहर इलाके ऐसे भी हैं जहां भूजल का स्तर एकदम गिर गया है और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में हालत कुछ ऐसे ही है। जमीन सूखी पड़ी हुई है, बंजर है, सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, इसीलिए खेती नहीं हो पाती है, फसल से सही उत्पादन नहीं मिल पाता है। अब इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई और राजस्थान सरकार ने भी राज्य स्तर पर सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी स्कीम चलाई है, ताकि ट्यूबवेल की कनेक्टिविटी के लिए सिंचाई पाइपलाइन की खरीद कर अनुदान दिया जा सके और इससे पानी की बर्बादी को भी कम करके फसलों की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई की जा सकती है। अभी तक ज्यादातर इलाकों में सिंचाई के लिए परंपरागत तरीकों को अपनाया जा रहा है और किसान कुएं और बोरवेल जैसे साधनों से खेतों में एक साथ पानी छोड़ते हैं और कई बार फसल में इतना पानी भर जाता है कि सड़न गलन से उत्पादकता ही कम होने लगती है। अब ऐसे में पाइपलाइन का इस्तेमाल करके फसल की जरूरत के मुताबिक ही पानी छोड़ा जा सकता है। इससे पानी की बचत 20 से 30% हो सकती है। तो वहीं सिंचाई के कार्यों में भी सुविधा होगी। भारत बहुत ही मात्रा में मोटा अनाज निर्यात करता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए पहल कर रहे हैं। अब किसान भी मोटा अनाज की नई नई प्रजातियों को बोकर कमाई कर रहे हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक शोध कर बाजरा, ज्वार की नई किस्में विकसित कर रहे हैं। अब वैज्ञानिकों की कोशिशें बायोफोर्टिफाइड प्रजातियों को डेवलप करने पर है। PAU ने बाजरे की PCB 165 और PCB 166 और ज्वार की SL 45 विकसित की है। ये बाजरे की बहुत ही उपयोगिता प्रजातियां हैं। इस
इससे अच्छी पैदावार पाई जाती है, पोषण भी भरपूर होता है और पहले से ही विकसित की गई अच्छी किस्मों का नतीजा यह रहा कि 1960 के दशक में बाजरा 3.81 प्रति क्विंटल के हेक्टेयर पर प्राप्त होता है, जो कि अब बढ़कर 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया है। PAU द्वारा विकसित हरा चारा बाजरा की उपज ज्वार के लिए 677.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और बाजरा के लिए 647.5 क्विंटल हो गया है। ज्वार के लिए सूखे चारे की उपज 167.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जबकि बाजरे के लिए 112.0 प्रति क्विंटल हेक्टेयर है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार कदम उठा रही है। खरीफ सीजन में आपदा से फसलों को नुकसान तो हुआ है, तो वहीं विभिन्न राज्य सरकारों ने किसानों की मदद की और नुकसान होने पर किसान भी आर्थिक मदद पाने की उम्मीद राज्य सरकारों से लगा रहे हैं। अब केंद्र और राज्य सरकार उन्हें पूरा करती है। उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसा ही कदम उठाने जा रही है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के बुनकरों को सब्सिडी पर बिजली देने की कवायदा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बिजली अधिकारियों को बिजली चोरी रोकने के लिए निर्देश दिए थे। इसमें बुनकरों की इनकम बढ़ेगी और इसी के साथ आय से करघों को बिजली के बिल पर भी सब्सिडी दी जाएगी। इससे बुनकरों का आर्थिक रूप से विकास होगा और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में 2.5 लाख से अधिक बुनकर पावरलूम से जुड़े हैं और बुनकरों की जिंदगी का ये सबसे बड़ा साधन है। प्रदेश में इसे बढ़ाने की जरूरत है। इस व्यवसाय का बढ़ावा देने के लिए बुनकरों को सब्सिडी पर भी बिजली दी जानी चाहिए। बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने बुनकरों को बिजली सब्सिडी दिए जाने को लेकर शीर्ष अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की और इसके नतीजे सकारात्मक रहे। फाइफा यानी कि FAIFA ने तंबाकू क्षेत्र के लिए एक्वाट्रीड उत्पादों पर लगाए गए कर के रिफंड लाभ का विस्तार किए जाने की मांग की है। दरअसल फाइफा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात में वाणिज्यिक फसलों के किसानों और कृषि श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। फाइफा के अध्यक्ष जावरी गौड़ा ने बयान में कहा कि हम नीति निर्माताओं से आगामी केंद्रीय बजट में उचित और निष्पक्ष होने का आग्रह करते हैं और वे कोई ऐसा कदम न उठाएं जो कि तंबाकू किसानों की आजीविका पर गंभीर परिणामों के साथ कानूनी रूप से चलने वाले घरेलू उद्योग को प्रभावित करता हो। फाइफा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की है कि तंबाकू की फसल को किसी भी अन्य कृषि उत्पाद की तरह ले और भारत में कानूनी रूप से निर्मित उत्पादों पर करों का अतिरिक्त बोझ न डाले, क्योंकि इससे तंबाकू किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसमें कहा गया कि बढ़ते मनमानी करों की वजह से भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अवैध सिगरेट बाजार बन गया है। फाइफा ने यह भी कहा कि उत्पादक तंबाकू क्षेत्र के लिए ROTDEP के तहत मिलने वाले लाभ का विस्तार चाहते हैं। दूध और इससे बने उत्पादों की बढ़ती खपत के बीच देश में डेयरी फार्मिंग का चलन बढ़ता जा रहा है। किसानों को खेती के साथ साथ गाय भैंस जैसे मवेशी पालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि आय को बढ़ाया जा सके और केंद्र और राज्य सरकार इस परिप्रेक्ष्य में कई कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन, डेयरी उद्यमिता और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं चलाई है। अब राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर किसानों को प्रेरित कर रही हैं। अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यूपी के दूध डेयरी के हब के तौर पर विकसित करने की तैयारी कर ली है। यूपी के करीब 18 मंडलों में 190 गांवों को आदर्श दूध विकास ग्राम के तौर पर चुना गया है। इन गांवों में सरकार की तरफ से पशुपालन और डेयरी बिजनेस के लिए हर सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सके और रोजगार सृजन के माध्यम से गांव की अर्थव्यवस्था का भी विस्तार किया जा सके। वाणिज्य, खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय ने अप्रैल से नवंबर तक कृषि और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के ओवरऑल निर्यात पर स्थायी डेटा जारी किया है। आंकड़ों से पता चलता है कि ये प्रोडक्ट एक साल पहले $15.7 बिलियन से बढ़कर $17.43 बिलियन हो गए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस अवधि के दौरान भारत के फूड निर्यात में साल दर साल 16% की वृद्धि देखी गई। वहीं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा साल 2022 और 23 के बीच की अवधि के लिए एक आधिकारिक बयान से पता चला है कि निर्यात लक्ष्य $23.56 अरब निर्धारित किया गया था। वाणिज्य, खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रोसेस्ड फलों और सब्जियों के निर्यात में अप्रैल से नवंबर साल 2022 के दौरान 2.60% की वृद्धि देखी गई। दूसरी ओर ताजे फलों के निर्यात में 4% की वृद्धि हुई। अनाज जैसे प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट का विदेशी व्यापार 28.2% बढ़ा है। देश के अन्य राज्यों की तरफ उत्तर प्रदेश में भी ठंड कहर बरपा रही है। जानवरों से फसलों को बचाने के लिए किसानों को मजबूरन रात भर भीषण ठंड में जाकर खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है और थोड़ी सी लापरवाही के चलते जानवरों का झुंड मिनटों में ही फसलों को बर्बाद कर देता है। किसानों के सामने फसल को बचाने के लिए रात भर जगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब 5 डिग्री की भीषण सर्दी में किसान खुले आसमान के नीचे रात भर जाकर अपने खेतों में खड़ी फसलों को जानवरों से बचा रहे हैं और ये स्थिति सिर्फ हमीरपुर जिले की ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड की है। हमीरपुर में इस वक्त कोहरे के साथ गलन भरी ठंड पड़ रही है और पारा 4 से 5 डिग्री पहुंच गया है।
किसान घर नहीं जा सकते हैं। उनका कहना है कि अगर रबी की फसल बर्बाद हो गई तो साल भर उनका परिवार दाने दाने का मोहताज हो जाएगा और इसीलिए मजबूरी में इतनी भीषण ठंड में भी खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। चालू विपणन वर्ष की अक्टूबर और दिसंबर तिमाही में देश का चीनी उत्पादन 3.69% बढ़कर 120.7 लाख टन हो गया। उद्योग निकाय इस्मा ने ये जानकारी दी है। चीन के विश्व के प्रमुख उत्पादन देशों में से एक भारत में चीनी का उत्पादन पिछले विपणन वर्ष की समान अवधि में 116.4 लाख टन का हुआ था। तो वही चीनी विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है और भारतीय चीनी मिल संघ के अनुसार उक्त अवधि में पहले के 500 मिलों के मुकाबले लगभग 509 मिलें पेराई कर रही थी। इस्मा ने बयान में कहा कि विपणन वर्ष 2022 और 23 के अक्टूबर-दिसंबर की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन एक साल पहले के ही 30.9 लाख टन के स्तर पर पहुंच गया था, जबकि महाराष्ट्र में यह बढ़कर 46.8 लाख टन हो गया है और वहीं एक साल पहले इस समय तक 45.8 लाख टन का उत्पादन हुआ था। कर्नाटक में भी चीनी का उत्पादन पहले के मुकाबले 26.1 लाख टन की तुलना में थोड़ा बढ़कर 26.7 लाख टन हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार छुट्टा पशुओं की समस्या को लेकर बेहद गंभीर होने का दावा करती है और इन सब के बावजूद पशुपालन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 11.84 लाख मवेशी सड़कों पर रोज घूमते नजर आते हैं और राज्य में 600 से ज्यादा गौशालाएं चलाई जा रही हैं और इन गौशालाओं में तकरीबन 9 लाख पशु पाले जा रहे हैं। हालांकि किसान अभी भी आवारा जानवरों से अपनी फसलों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब योगी सरकार इन्हीं सब छुट्टा जानवरों के लिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहतर करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं मवेशियों की वध पर प्रतिबंध और गोरक्षक के डर से आवारा पशुओं की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। यूपी में दूध न देने वाले पशुओं को पालना किसानों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशालाओं को खुद की एक अलग अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि छुट्टा पशु यूपी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यूपी सरकार नई नीति के तहत पीपीपी मोड में गौशालाओं का निर्माण करने पर लगातार काम कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है और इस मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ का बजट स्वीकृत कर दिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य ईंधन सेल प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत उम्मीद की जा रही है कि भारत साल 2030 तक 5 MMT हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगा। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की योजना 30,000 करोड़ रुपए के हरित हाइड्रोजन निर्माण के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दे रही है। इसमें इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन की परिकल्पना की जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने 6 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसान संगठनों ने हरियाणा में बैठक की। बैठक को लेकर भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संगठन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों को हो रही समस्याओं पर बैठक करेंगे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई राज्यों के किसान नेताओं की बैठक तालमेल बैठाने के लिए आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि एक संयोग है कि जहां किसान संगठनों की मीटिंग होगी वहीं से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी। टिकैत ने कहा कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं उन राज्यों के किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेताओं से बातचीत की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया है, जिसके कारण किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। भीषण ठंड का आलम यह है कि यहाँ शुक्रवार को सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और यहाँ कई जगहों पर तापमान 2 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है। इसके साथ ही 6 जनवरी को इस सीजन का सबसे ठंडा दिन माना गया है। वहीं इससे पहले गुरुवार को भी सफदरजंग में पारा गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस, जबकि आयनगर स्टेशन पर 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली वासियों को सर्दी के भीषण कहर का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कई इलाकों में तापमान पहाड़ी राज्यों के तापमान से भी कम दर्ज किया गया है। जहां दिल्ली के आयनगर में तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं शिमला में भी इस दौरान तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। और इस भीषण सर्दी के कहर के बीच कोहरे ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। सुबह से ही घने कोहरे की चादर ने सड़क और उड़ान सेवा को प्रभावित किया है। सुबह करीब 5:30 बजे दृश्यता का स्तर 50 मीटर रहा। और आज एफटीपी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि सरसों का बीज सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 उत्तर प्रदेश और नंबर 4 गुजरात। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीते एफटीपी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।